जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के आराधन बैच में मैं सत्यप्रकाश त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से एक बार आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो प्रश्न है उसको देखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न सॉल्व करने का मतलब ये सीरीज लाने का दो पर्पज है। एक तो ये कि जो रेंडमनेस है, जो प्रीलिम्स परीक्षा की रेंडमनेस है उसके लिए तैयार होना। दूसरा कि आप थोड़ा सा एक बार पीवाईक्यू के नेचर को समझ पाएं, सीएपीएफ को, एनडीए के, सीडीएस को, यूपीएससी के पीवाईक्यू क्यों ला रहा हूं, ताकि आप कनेक्ट कर पाइए कि इनसे रिलेटेड प्रश्न वहां पूछा गया है तो यूपीएससी वहां पूछे, तो यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है वहां पे भी पूछने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पंच तत्व में कौन सा मूल तत्व शामिल है। ठीक है, आपको देखिए चार ऑप्शन दिए गए थे, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, गैस और जल। ठीक है, फिर वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल, गैस, भूमि, अग्नि, आकाश और जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, भूमि और जल। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर आप थोड़ा सा भी भारतीय दर्शन को समझते होंगे तो क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व से बने शरीरा। पंच तत्व का जो दर्शन है वो माना जाता है कि क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, इन पांच तत्वों से जो है शरीर का निर्माण होता है, पंच तत्व। तो पंच तत्व की जो भारतीय अवधारणा है उसमें क्षिति यानी कि पृथ्वी, जल यानी कि जल, पावक यानी कि अग्नि, गगन यानी कि आकाश और समीर यानी कि वायु, ये पांच तत्व पृथ्वी में शामिल है और ये मतलब शरीर के निर्माण में पंच तत्व में शामिल है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व से बने शरीरा। तो पंच तत्व को ब्रह्मांड में सारी जो लौकिक और अलौकिक वस्तुएं हैं इनका प्रत्यय माना गया है और ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड में प्रकृति से उत्पन्न जो भी वस्तुएं हैं पंच तत्व की अलग अलग मात्रा, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, सब में थोड़ी थोड़ी सी इसमें शामिल है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसमें गैस है तो ये वाला ऑप्शन गलत, इसमें भी गैस है, ये वाला ऑप्शन गलत, इसमें भूमि है, ये वाला ऑप्शन गलत, सही विकल्प हो जाएगा इसका बी, पहले का उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, जैसे पृथ्वी तत्व या क्षितिज तत्व, इसमें देखिए क्या क्या है, वायु है, पृथ्वी है। जो पृथ्वी तत्व है इसको जड़ जगत का हिस्सा बोलते हैं, जैसे मानवीय शरीर जड़ जगत का हिस्सा माना जाता है तो वैसे ही पृथ्वी भी जड़ जगत का एक भाग है ना। उसमें तब तक जान नहीं आ सकती जब तक अन्य तत्व उसका हिस्सा नहीं बने। पृथ्वी केवल भूमि रहे उसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब उसमें जल आ जाता है, अग्नि, गर्मी आ जाती है, वायु आ जाता है, आकाश का तत्व जुड़ जाता है तो उसपे पौधा हो जाता है, उसपे मछली मतलब महासागरी चीजें निर्मित हो जाती है। तो कहने का कुल मतलब यह है कि पूरे निर्माण और जो जैसे आपने मृदा का निर्माण पढ़ा हुआ है, पृथ्वी पे कोई भी चीजें अगर निर्मित होती हैं तो इन पांच तत्वों का होना आवश्यक है, कम या अधिक मात्रा में, जो भी प्राकृतिक तत्व है। ठीक है, तो सही विकल्प है बी। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शाखा के मूल ग्रंथ माध्यमिक कारिका के रचयिता कौन है। ठीक है, आपको अगर पता होगा, इसमें ऑप्शन ऐसे प्रश्न है तो इसमें ऑप्शन आपको देखना ही नहीं है, सीधे नागार्जुन पर टिक करना है। ऑप्शन क्या है, नागार्जुन, असंग, वसुबंधु और धर्मकीर्ति। देखिए असंग और वसुबंधु जो है ये योगाचार विज्ञानवाद से जुड़ते हैं। ठीक है, योगाचार और या विज्ञानवाद। ठीक है, एक बार हम लोग इस पे स्पेशली चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म से। बेसिकली ये बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय का से रिलेटेड है योगाचार विज्ञानवाद। इसकी स्थापना मैत्रेय नाथ ने की थी। ठीक है, लेकिन असंग और वसुबंधु जो है उसका इस दर्शन के विकास करता है, जो कुछ है मन में है, शरीर में है, इस दर्शन का मानना है योगाचार विज्ञानवाद का। ठीक है, तो असंग और वसुबंधु योगाचार विज्ञानवाद से जुड़े हैं, धर्मकीर्ति ये परमाणुवाद से जुड़े हैं। ठीक है, परमाणुवाद, तो बचे कौन, नागार्जुन। ठीक है, ये बेसिकली शून्यवाद। ठीक है, शून्यवाद के प्रणेता माने जाते हैं, शून्यवाद के प्रणेता माने जाते हैं और माध्यमिक कारिका इसके लेखक माने जाते हैं। ठीक है, तो सही विकल्प इसका हो जाएगा ए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संस्कृत साहित्य की निम्नलिखित रचनाओं और उनके रचनाकारों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिए, पूछा है कौन कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये सारे हम लोगों ने इस पे चर्चा कर ली है। ठीक है, उसके बावजूद देखिए इसको ये प्रश्न गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कथा सरित सागर, ठीक है, सोमदेव द्वारा रचित है। अश्वघोष, बुद्ध चरित अश्वघोष द्वारा रचित है। विक्रमांक देव चरित विल्हड़ द्वारा रचित है और वासव दत्ता ये सुबंधु द्वारा रचित है। तो कौन सा गलत है, कालिदास। ठीक है, कालिदास की अभिज्ञानसा कुंतलम ये सारी थी, है ना। तो कालिदास का ये गलत हो जाएगा। वासव दत्ता ये किसके द्वारा लिखा गया है, सुबंधु के द्वारा। ठीक है, अच्छा एक इसमें फैक्ट और ये है कि बिल्हड़ का
विक्रमांक देव चरित सही है। एक इनकी चौर पंचासिका भी है, ठीक है, प्लस चौर पंचासिका, ठीक है, चौर पंचासिका है ना। तो ये याद रखिएगा, हो सकता है प्रश्न पूछे कि चौर पंचासिका किसकी रचना है, तो विल्हड़ की रचना है, ठीक है। बेसिकली वासव दत्ता, अगर हम बात करें सुबंधु के नाटक की, तो वासव दत्ता नाम की एक राजकुमारी के अलग अगल बगल ये पूरा नाटक लिखा गया है, संस्कृत नाटक है, ठीक है। अगला प्रश्न, मथुरा कला की शैली में निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध की मूर्तियां मुख्यतः किस मुद्रा में बनाई गई हैं? ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा और वरद मुद्रा, ठीक है। ध्यान मुद्रा मतलब ऐसे आलती पालती मार करके ऐसे हाथ जोड़ करके ऐसे बैठना, अभय मुद्रा मतलब ऐसे अभय दिखाना, धर्मचक्र मुद्रा मतलब वहां पे चक्र का बनाया गया है। बेसिकली अगर आप मथुरा कला शैली को समझेंगे, मथुरा कला शैली को समझेंगे तो आप इसको उत्तर बहुत आसानी से देंगे। भारतीय मूर्तिकला के रूप में मथुरा कला शैली का बहुत ही विशेष महत्व है। सबसे पहले पुरुषपुर या पेशावर, ठीक है, वहां पे गांधार मूर्तिकला का विकास होता है, फिर मथुरा मूर्तिकला और फिर तत्पश्चात अमरावती मूर्तिकला। ये 3 मूर्तिकला की शैलियां पाई जाती हैं, जिसमें से मथुरा कला शैली मौर्योत्तर काल में विकसित होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, पूर्ण रूप से इसमें देसी परंपरा का मिश्रण, यहाँ पे विभिन्न देसी परंपराओं का मिश्रण यहाँ पे जन्म लेता है। बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म से ये संबंधित है ना। इसकी विशेषताओं की बात करें, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं विशेषताओं की बात करूँ तो ये दो लाया हूं मैं, एक गांधार शैली, ये कोने वाला ये जो है ये गांधार शैली का है, ठीक है, मैं लिख भी दे रहा हूं, गांधार या पुरुषपुर पेशावर शैली, और दूसरा ये मथुरा शैली, ठीक है, मथुरा शैली। जैसे आधुनिक पेशावर और अफगानिस्तान के निकट पंजाब की पश्चिमी सीमाओं से जो हिस्सा है वहां पे गांधार शैली का विकास होता है। जब यूनानी आक्रमणकारी भारत आते हैं तो अपने साथ ग्रीक और रोमन मूर्तिकारों की परंपरा लाते हैं और गांधार शैली का विकास होता है। वही बात करें मथुरा शैली की, तो मथुरा शैली का जो विकास होता है 1ली और 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच यमुना नदी के किनारे मथुरा के आसपास देखने को मिलता है, जिसमें सभी 3 धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, इसका मेनली दिखता है ना। अब बात कर लेते हैं इनकी कुछ विशेषताओं की, ठीक है। जैसे गांधार शैली की विशेषताएं अगर आप देखेंगे तो इसमें यूनानी या हेलेनिस्टिक प्रभाव है। बेसिकली यूनानियों के प्रभाव के कारण विकसित हुआ है, इसलिए इसको गांधार शैली को यूनानी या हेलेनिस्टिक मूर्ति भी बोली जाती है। नीले या धूसर रंग के बलुआ पत्थर, मटेरियल देखिए किसका हुआ, धूसर रंग का बलुआ पत्थर। इसमें कौन सा हुआ, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। मथुरा शैली स्वदेशी शैली में चित्तीदार लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग करके मिलता है, ठीक है। यहाँ पर तीनों धर्म की मूर्तियां मिलती हैं और दोनों का सबसे बड़ी बात क्या होती है कि दोनों को कुषाण शासकों का आरंभिक संरक्षण मिलता है। अमरावती में तो सातवाहनों का मिलता है, इन दोनों में कुषाण शासकों का संरक्षण मिलता है। बात करें अगर गांधार शैली की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, तो आप देखिए इनके पीछे यहाँ पे भी आभा मंडल का दिखाया गया है, लेकिन जो बाल हैं वो लहराते बाल हैं, ठीक है, लहराती जुल्फें यहाँ पे हैं बुद्ध भगवान की। प्लस आध्यात्मिक मुद्रा में दिखाई गई है, आंखें पूरी तरीके से खुली नहीं है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आ सकता है, लहराते बालों के साथ बुद्ध को कम आधी बंद आंखें हैं, ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है, सिर पर उभार या जटा को दिखाया गया है, ये किस शैली की विशेषता है? तो सही विकल्प इसका हो जाएगा गांधार शैली, ठीक है। तो गांधार शैली में देखिए आंखें कम बंद हैं या कम खुली हैं, ये जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। पीछे एक आभामंडल का निर्माण है, जटाएं, थोड़ी सी जटा है, लहराते बाल हैं, कपड़ों में सिलवटें हैं, ठीक है, कपड़ों में देखिए सिलवटें पूरी हैं, है ना, और नीचे कमल के फूल मतलब पुष्प बनाया गया, तो हो सकता है ऐसा एग्जांपल दे दे। बात करें अगर मथुरा शैली की, तो यहाँ पे देखिए बाल पे टकला, मतलब टकले क्या बोलते हैं इसको, मुड़ा हुआ सिर है, चेहरा और सिर मुड़ा हुआ है, ठीक है। पद्मासन में बैठे हैं और अभय मुद्रा में बैठे हुए हैं, ठीक है। अभय मुद्रा मतलब हाथ ये देखिए आगे की हुए, पीछे ये 6 छड़ियों की मूर्तियां बनी हुई हैं, ठीक है। तो बुद्ध को मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ लग रहा है कि वे बुद्ध हंस पड़ेंगे, ठीक है। बुद्ध को हंसते हुए चेहरे के साथ दिखाया गया है, चेहरा शरीर जो है वो हष्ट पुष्ट है, पद्मासन में बैठे हैं और अभय मुद्रा यहाँ पे धारण की हुए। तो देखिए सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा, चौथे का अभय मुद्रा, ठीक है। अभय मुद्रा सही विकल्प इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, ये कर्नाटक है। कर्नाटक में वीर शैव परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट आपको दे रहा है कि वीर शैव आंदोलन का नेतृत्व बासवन्ना नाम के एक ब्राह्मण ने किया, जो 12वीं शताब्दी में कलचुरी शासकों के दरबार में एक मंत्री थे। दूसरा है वीर शैव धर्मशास्त्रों द्वारा स्वीकृत प्रथाओं जैसे यौनारंभ, पश्चात विवाह तथा विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करते थे। पश्चात होगा, ठीक है। पूछा कौन कौन से कथन सही हैं। अगर हम बात करें वीर शैव परंपरा की, तो इनकी एक बुक है, मतलब बसव पुराण,
जो वीर शैव परंपरा से रिलेटेड प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है बसव पुराण, उसमें वीर शैव परंपरा के बारे में पूरा चीज बताया गया है। बेसिकली वीर शैव परंपरा को लिंगायत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, और बसव का नाम बासवन्ना भी मतलब इतिहास में मिलता है, असली नाम बासवन्ना मिलता है। बासवन्ना जो कि कलचुरी शासकों, बेसिकली उनका नाम था शायद विज्जल, ठीक है, विज्जल नाम के एक शासक थे, उसके दरबार में, कलचुरी शासक के दरबार में मंत्री थे। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ये जो संप्रदाय बेसिकली बोलता था कि जब महिलाओं में या बच्चों में, पुरुषों में यौनारंभ हो जाता है तो उसके बाद ही विवाह होना चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए। कहने का मूल मतलब है कि उस समय के बाल विवाह को, जैसे उस समय क्या होता था कि 10 साल 12 साल पे शादी हो जाती थी, तो बोले थे नहीं, जब तक यौन आरंभ न हो तब तक विवाह नहीं होना चाहिए। प्लस विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करते थे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें सही हैं और सही विकल्प हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मंदिर स्थापत्य कला की नागर शैली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नागर शैली के बारे में हम लोग एक बार विशेष डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी हम लोग बस प्रश्न से रिलेटेड टॉपिक को ही देखेंगे। पहला स्टेटमेंट ये कि इस शैली के मंदिर सामान्यतः हिमालय और विंध्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और इस शैली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण इसका पिरामिडी शिखर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो पिरामिडी शिखर होता है, जैसे ऐसा नीचे एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर ये एक, ऐसे नीचे ऐसे बहुत सारे तल्लों का मंदिर होता है, ये आपको दक्षिण की विशेषताएं मिलेंगी। ठीक है, उत्तर भारत में नागर शैली नहीं मिलेगा। जैसे अगर हम भारत की मानचित्र की बात करें तो उत्तर भारत में नागर शैली, मध्य भारत में बेसर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का मंदिर दिखने को मिलता है। तो जो नागर शैली के मंदिर है वो आपको उत्तर भारत में मिलेंगे, और विंध्य क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र इन सब में पाए जाएंगे। बेसिकली इसमें एक गर्भगृह होगा, उसके ऊपर अंतराल होगा, मंडप होगा, अर्धमंडप होगा, मतलब ऐसे पूरा एक शिखर की विशेषता होगी। इसको हम लोग एक बार समझते हैं। कहने का कुल मतलब यह है कि ये जो दोनों स्टेटमेंट किए हैं, दूसरा स्टेटमेंट गलत, तो पहला स्टेटमेंट सही है। इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि मंदिर स्थापत्य कला में जो नागर शैली है वो हिमालय और विंध्य क्षेत्रों में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसमें गोपुरम नहीं मिलेगा। दक्षिण भारत के मंदिरों में आपको गोपुरम देखने को मिलेगा, चारों ओर से घेरा रहेगा, एक बीच में तालाब देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो कोर विशेषताएं हैं वो आपको अलग अलग मिलेंगी। तो स्थापत्य की नागर शैली, ठीक है, इस पर हम लोग एक बार विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी के लिए विकल्प ए सही है। अगला है, अकबर के दरबार के सुलेखाकार का नाम क्या था जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से जाना जाता था? देखिए, अबुल फजल मंत्री थे, तानसेन संगीतज्ञ थे, ये भी मतलब प्रशासन से रिलेटेड थे। ठीक है, मोहम्मद कासिम ये लुटेरा थे, और मोहम्मद हुसैन ये जरीन कलम या स्वर्ण कलम इनका नाम था। बेसिकली अकबर के दरबार में जो मोहम्मद हुसैन थे वो एक प्रसिद्ध सुलेखाकार थे, कश्मीर के रहने वाले थे, और ऐसा माना जाता है कि जितने भी मुगल राजकुमार हुए थे, क्या बोलते हैं, शाहजादे सलीम के ये शिक्षक थे। ठीक है, इनको जरीन कलम या स्वर्ण कलम बुलाया जाता था। ठीक है, तो सही विकल्प हो जाएगा सी, मोहम्मद हुसैन। 8वां प्रश्न, रोम नगर 15वीं शताब्दी में चमत्कारिक रूप से पुनर्जीवित हुआ। दूसरा स्टेटमेंट ये, 15वीं शताब्दी से और उसके आगे रोमन समाज में कलाकारों को व्यक्तिशः नाम से जाना जाता था, एक समूह अथवा एक श्रेणी के सदस्य के रूप में नहीं। ठीक है, बात करें हम रोमन साम्राज्य की, तो यूरोप में आपने देखा होगा 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का दौर प्रारंभ होता है। तो सही बात है, रोम भी पुनर्जागरण से प्रभावित होता है और वहां पे भी रेनेसा आता है, तो मान सकते हैं आप, पहला स्टेटमेंट सही मान सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, जब पुनर्जागरण आता है तो इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि रोमन समाज में कला और विचारों की अभिव्यक्ति जो है उच्चतम स्तर पर हो जाती है। आप देखिए, मोनालिसा की पेंटिंग बनती है, तमाम नए नए धर्मशास्त्र लिखे जाते हैं, नए नए ग्रंथ लिखे जाते हैं, नई नई थ्योरियां दी जाती हैं। तो 15वीं शताब्दी से और उसके आगे रोमन समाज में कलाकारों को व्यक्तिगत नाम से जाना जाने लगा होता है। ठीक है, जैसे शेक्सपियर प्रसिद्ध नाटककार होते हैं यूरोप में, तो सबकी अपनी एक व्यक्तिगत छवि थी। ठीक है, तो आप मान सकते हैं एक कलाकार के रूप में, उनको एक नाटककार के रूप में नहीं बल्कि शेक्सपियर को, उनके नाटकों को शेक्सपियर के नाम से जाना जाता था, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं और सही स्पष्टीकरण भी मान सकते हैं आप इसको। अगला है, बेलनाकार पाषाण मुद्राओं का उपयोग किस सभ्यता में किया जाता था? देखिए, ये आपको प्रश्न जो है मतलब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वाला प्रश्न था, है ना। ऑप्शन आपके पास हड़प्पा, मिस्र, रोमन और मेसोपोटामिया। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा, मिस्र और रोमन, इन तीनों में गोलाकार, आयताकार, वर्गाकार, है ना, ऐसी मुद्राओं का प्रयोग दिखता है। बेलनाकार जो पाषाण मूर्तियां हैं वो आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिलती हैं। ठीक है, सब अगर हम बात करें मेसोपोटामिया की सभ्यता की, तो कांस्य युगीन सभ्यता ये भी रही है ना। भारत में
सेल खड़ी की, आयताकार मुद्राएं ज्यादा थी, गोलाकार थी, वर्गाकार थी, ठीक है। मेसोपोटामिया में बेलनाकार मुद्राओं का प्रचलन दिखता है। तो सही विकल्प इसका हो जाएगा डी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रकूट राजाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये शैव मत के उत्कट संरक्षक थे और धर्म के अन्य रूपों का समर्थन नहीं करते थे। इन्होंने केवल संस्कृत विद्वानों को बढ़ावा दिया और उन्हें वृहत अनुदान दिए। एक्सट्रीम स्टेटमेंट काटिए, ठीक है, केवल काट दीजिए, उत्कट संरक्षक थे काट दीजिए, ठीक है भाई। राष्ट्रकूट राजाओं ने ब्राह्मण और जैन दोनों ही धर्मों को आश्रय प्रदान किया और दक्षिण में जैन धर्म का विकास, बेसिकली जो अमोघवर्ष था वो जैन धर्म में रुचि भी रखता था। और अमोघवर्ष ने, मैंने आपको बताया भी था, कन्नड़ भाषा में प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ कविराज मार्ग लिखा था, ठीक है। तो केवल संस्कृत विद्वानों को बढ़ावा दिया ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सही विकल्प इसका हो जाएगा डी। तो कहने का कुल मतलब है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाले जो प्रश्न होंगे उसको काटना है, जो नहीं पता है केवल आ रहा है, जो नहीं पता है उसको आपको काट देना है, आपका सही विकल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।